सुन लो भाई, देखो क्या होने वाला। मैं केवल इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करूंगा, इसमें केवल इकोनॉमिक्स का ध्यान से देखना, ठीक। और सुनूंगा भी क्या क्या बताया, ठीक। क्या? हाँ, कुछ ऐसे जो एडिटोरियल पढ़ रहा होगा ना तुमसे, उसके दिखान से आ जाओ, ये बात पक्की देख रहे ना। देखो सामान्य जन जीएस थर्ड लिखा हो, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी समझ गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास समझ गए मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमारा सिलेबस, ये हमारा सिलेबस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, उसके बाद पर्यावरण, ये बड़ा पर्यावरण इन्वायरमेंट मोटे मोटे तौर पर। अच्छा, उसके बाद सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपदा प्रबंधन। लेकिन हम कौन सा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं? आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, इसे सिलेबस को हम डिस्कस करने वाले। इसके अंदर क्या हो क्या नहीं होता ये समझने वाले, समझ में आया? चल रहा सारी वीडियो परेशान कर दिया, कितना गैप आया। अब मत दिखाइए से यार, चले देखो तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस, हेलो इधर देख लो, इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था पता ही होगा, तुम लोग ध्यान लगाएगा। अब ध्यान से सुनना चाहिए तरीके तो हम सबसे पहले पता है इसका मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले पॉइंट पर क्या लिखा हुआ, अपना सिलेबस देखते रहना, इसके पास सिलेबस होगा लिखा हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था, एक तो लिखा हुआ, सुन लो ध्यान है। भारतीय अर्थव्यवस्था होगी, सुन लो, भारतीय अर्थव्यवस्था पता क्या होगी? योजना। आज के बाद इंडियन इकोनॉमी सुन लो, एक तो इंडियन इकोनॉमी हमारी क्या है? इंडियन इकोनॉमी होगी, और जितनी भी स्कीम चली जाएगी ना गवर्नमेंट की, कोई सी भी स्कीम हो, सारी की सारी स्कीम यहाँ पे जुड़ जाएगी। उस स्कीम के क्या बेनिफिट होंगे, जैसे नाम लेता हूँ, सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर। कोई भी नई स्कीम आई, कोई भी योजना चले, आत्मनिर्भर भारत योजना चलाई, कुछ भी जो भी तुम्हारे दिमाग में एक योजना आ रही हो, सुकन्या समृद्धि योजना, वंदे भारत योजना, कुछ भी योजना, पीएम किसान योजना, कुछ भी चलाई, स्टार्टअप योजना चलाई, जो सी योजना चले जाएगी ना, सारी सिलेबस में जुड़ जाएगी। जितनी भी योजनाएं चले जाएगी, ऐसा ही बात है, सब सब लिखा हुआ देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना और संसाधनों को जुटाने, ये संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे, आज समझ में पता लग रहा है हमारा भारत, आज समझ में यहाँ कुछ भी नई चीज मिली, समझ गया क्या? यहाँ कुछ भी नई चीज मिली, इस संसाधन इसका उपयोग कैसे बनाया जाएगा और भारत के कंटेक्स्ट में कैसे करा जाएगा, ये सब चीजें इससे इस्तेमाल होगी। आज समझ में बात है कि संसाधनों कैसे जुटाया, लिखा संसाधनों को जुटाने, प्रगति विकास, कि देश का विकास कैसे होगा, प्रगति कैसे होगी, उससे तुम्हें लग रहा है ना, ये योजना चलाई गई और ये देश की प्रगति से संबंधित है, इसका विकास होगा, अगर संबंधित है ना इसका, तो समझ लो जीएस थर्ड जुड़ जाएगी ऑटोमेटिक। जीएस थर्ड कहाँ? जीएस थर्ड ऐसा समझ में बात, इधर क्या लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ देखो, तथा रोजगार से संबंधित विषय, इकोनॉमिक्स के सिलेबस में साफ साफ है रोजगार से संबंधित विषय। तुमको लग रहा है ना सरकार ने स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया, और जो स्किल इंडिया प्रोग्राम हो, स्किल इंडिया प्रोग्राम क्यों चला गया? ताकि लोगों को कौशल दिया जा सके और रोजगार दिया जा सके, इसलिए चला गया, यहाँ पे जुड़ जाओ। ऐसा तुम्हें सिलेबस को करेक्ट करना, ये तो आईक्यू आईपी तुम्हारा, और क्या है आईक्यू आईपी, ऐसा कितनी अच्छी बात लिखी हुई देखो, दूसरे नंबर पर समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय। अब समावेशी विकास तथा उत्पन्न विषय क्या हो? अभी हम विकास तो करते चले जा रहे हैं, पता लग रहा है एक व्यक्ति है, जो मनुष्य होगा कोई,
इसका विकास करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कंपनी चारों तरफ कंपनी लगाते चले जा रहे हैं। आज नहीं बात है, चारों तरफ औद्योगिक विकास कर दिया, औद्योगिक विकास कर दिया, जितने औद्योगिक विकास तो कर दिया, और दूसरी तरफ पर्यावरण को क्षति पहुंचा रही है एनवायरमेंट, होना नहीं रहे। इसका मतलब हम समावेशी विकास की भावना बोल चल रहे, हमें पर्यावरण को ध्यान में रखता हुआ हमें इन कंपनियों का विस्तार इस तरह करना होगा ताकि इस पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए इन कंपनियों का निर्माण करना होगा। इस तरह का जो विकास हो ना उसे हम समावेशी विकास बोलते हैं। समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज समझ बात, ये विशेष तौर पर सिलेबस में डाला हुआ, विशेष तौर पर सिलेबस में डाला हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ गई बात? क्या समावेशी विकास, इस समावेशी विकास की धारणा को इसे हम कभी कभी धारणीय विकास भी कहते हैं। धारणीय विकास, आया समझ में? ठीक, तो एक विकास, समावेशी जब भी विकास की बात करेंगे ना, इसका मतलब मैं कहने लगूं मेरे अंदर ना मेरा सिर्फ बौद्धिक विकास हुआ, इसका मतलब मेरे पास पैसे की कमी होगी, इसका मतलब मेरा आर्थिक विकास नहीं हो पाया, इसका मतलब मेरे पास समावेशी विकास की अवधारणा नहीं है। आज नहीं बात है, समाज ना मैं समाज से कुछ नहीं सीख पाया, मेरा सामाजिक विकास भी नहीं हुआ। आज समझे, समाज को देखकर मेरे अंदर दर्द नहीं होता, मेरा सामाजिक विकास भी बाधित है। आज में इसका मतलब मेरा समावेशी विकास नहीं हुआ, जैसे जो मेरा नहीं हुआ वो देश का नहीं हुआ। अब बताओ देश के अंदर क्या, देश के अंदर जो समाज है तुम आसपास दिखा दे रहा, जो आसपास देश के अंदर आर्थिक विकास हुआ, देश का जीडीपी तो बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ता चला जा रहा है, जीडीपी तेजी के साथ बढ़ रहा है, 8% ग्रोथ, 10% ग्रोथ, 20% ग्रोथ, ऐसा सुनते होंगे तुम, इतनी ग्रोथ कर, ये ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास में समावेशी नहीं है। इधर साइड में देखते दूसरी तरफ एक रिपोर्ट आ रही, भूखमरी रिपोर्ट, भारत उसमें सबसे शुरू के नंबर पाया जा रहा है। ये कहां की बदतमीजी, ये कहां की बदतमीजी? इसका मतलब विकास की अवधारणा बाधित है। इसका ये मतलब होगा, पता क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा भारत कभी भी समावेशी विकास की अवधारणा प्राप्त नहीं कर पाया। ये भारत का लक्ष्य होना चाहिए। अब बताओ समावेशी जो विकास के लक्ष्य इन्हें प्राप्त करने के लिए एसडीजी लक्ष्य नहीं जाते क्या? वो तो मैं खुद देंगे, तुम क्यों याद कर रहे रट रहे? वो तो तुम्हारे दिमाग तो जनित हुए। मुझे सुनने का बस एक ही फायदा, पूछो क्या? थॉट प्रोसेस डेवलप हो। क्या डेवलप होगा? समझ नहीं बात है। घर जाकर बाबा का वीडियो देख लेना रात को, घर वालों को दिखाना, ठीक? उसके बाद सुन लो, अरे भाई तुम अपना देश चलाना चाहते हो, अपना घर चलाना चाहते हो, हाथ में नहीं है तुम्हारे पैसा, सही बात है। अब पूछे भाई तू कैसा, ये तो मतलब ही नहीं बैठता ना। आज समझ नहीं बात है, पैसा तो पहले, बाकी सब काम बाद में। अभी तुम पढ़ोगे ना, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। कहीं की इकोनॉमी जब पैसा नहीं है, सरकारी बजट पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, साफ साफ लिखा हुआ सरकारी बजट, सरकारी बजट साफ साफ लिखा हुआ, मेंशन है सब। अब बताओ सरकार, तुम बजट बनाते हो, मैं भी बजट बनाता हूं। इस साल मेरे पास ना बच्चों तक मुझे 40,000 रुपए प्राप्त होने वाले इस महीने मेरी सैलरी। तो मैंने पहले तय कर लिया कि मुझे कौन सी टिकट बुक करनी है, मुझे कहां जाना। आज ये क्या है मेरा बजट, बजट। और यहाँ मुझे इतने जूतों को, इतना कपड़ों को, इतना पैसे खर्च करना। देश भी पैसा कमाता, देश भी काम करता, देश की सरकारें काम करती है, पैसा कमाता किस तो तुम जैसे बेवकूफ लोगों से। आज समझो, और ये भी बजट बनाता, और बजट को मतलब कौन सा बजट होना? सरकारी बजट। अरे सरकारी बजट याद क्या करना इसमें? सरकार ने कहां से कितना पैसा कमाया और कहां कितना पैसा खर्च कर दिया। सरकार ने यहां से इतना पैसा, एक चीज तुम याद रखनी सरकार की, ये तो सरकार का बजट है। जब तुम अपना बजट याद रख सको, तुम्हारे घर में पूछेगा तुम्हारे पास इतने पैसे आए थे, तो कहां गए तुम्हारे पैसे? पहली बात, तुम्हारे पैसे पास आए कहां तक? फिर तुम बता दी मेरे पास यहाँ आए, तुमने खर्च कहां कर दी? यहाँ खर्च कर दी। यह बात देश के संदर्भ में याद रखनी, यही बात देश के संदर्भ में याद रखनी। सरकार को पूछा जाएगा देश के पास पैसा आया कहां तक, देश के पास पैसा गया कहां। आज अब सरकार कहती है हम ना स्मॉल सेविंग स्कीम लागू कर रहे, लघु बचत योजनाएं, प्रमाण पत्र जारी कर रही। इस तरह सरकार उनका पैसा कमा रही, सरकार ग्रीन बॉन्ड जारी कर रही, सरकार को पैसा चाहिए। वही बात है, ग्रीन बॉन्ड जारी करके ना इस तरह सर्टिफिकेट देते हैं कि इसे खरीदो तो भाई लो, हम तुम्हें महंगा महंगा ब्याज देंगे। जब महंगा महंगा ब्याज देंगे ना, तुम इसे लेने के बाद तो उधर साइड से पड़ी तरफ से तुम हम ब्याज देंगे तो तुम ना पैसा दे दो, और जो पैसा दे देंगे ना हम दूसरे कार्य में खर्च करेंगे। सरकार भी इतने पैसा मांग रही। आज नहीं बात, इन्हें तो बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब पता क्या हो? बॉन्ड का मतलब यही हो, ये एक कागज लिख कर दे दिया मुझे, ये किसान क्रेडिट, ये हो किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र से किसान को पकड़ा दिया, 3 साल बाद लोगे तुम, खरीदा तुम 800 का, और 3 साल बाद में तुम 1600 दे दोगे। और सरकार पैसे नहीं आते, 800 रुपए लेकर बैठेगी हमारे साथ। आज समझ फिर दूसरे कार्य खर्च करने पड़े। ये सरकार का पैसे कमाने का जरिया, ये समझना। तो ये ध्यान समझा जाएगा। आज इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई जा रही, इंट्रोडक्शन होगा।
सिलेबस पे बहस हो रही है, सिलेबस समझ में आ रहा होगा। और सुनो सरकार के बारे में, सरकार ये तो सरकार का बजट है, ये तो सरकार, तुम्हें जान के हैरानी होगी, अभी भारत सरकार का बजट पढ़ा था 39.45 लाख करोड़ रुपए का साल बजट पेश करा। पिछली बार जब मैंने पढ़ा था ना 34.82 लाख करोड़ रुपए बजट था, उससे पिछली बार मैंने पढ़ा था ना 28 लाख करोड़ रुपए बजट था। सरकार हर साल पैसा बढ़ाती चली जा रही, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आज समझ में आती। और सरकार कभी भी ना क्या सरकार बजट बनाए, बजट का मतलब सरकार के पास 39.45 लाख करोड़ रुपए इस बार खाते में उसे देश के ऊपर खर्च करनी, और अलग अलग क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में इतना, ऊर्जा के क्षेत्र में इतना, कृषि क्षेत्र में इतना, बैंकिंग क्षेत्र में इतना, वही बात है, महिलाओं के लिए इतना, विकलांगों के लिए इतना, छात्रवृत्ति के लिए इतना। ये तो सरकार का बजट हो, ये सरकार देते, सरकार ने खर्च तो कर दिया। अब सरकार की कमाई देख, क्या क्या सरकार ने 39.45 लाख करोड़ रुपए तुमने खर्च कर दिए, अब कमाई भी तो चाहिए। देखा जाए कमाई हुई 20 लाख करोड़ रुपए की, घाटे में चली गई सरकार। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी, सरकार जब हमारे देश में 1949 से लेकर ना आज तक इस सरकार ने, जो सरकार चल रही है, कोई सी सरकार हो, पिछली सरकार हो, आज की सरकार, उसने सिर्फ एक ही देखा बजट, ऐसा बजट घाटे का बजट कहलावा। जो सरकारी बजट है ना हमारा, आज तक हमारा घाटे का ही बजट रहा। क्या घाटे का बजट भारत में ही, पूरी दुनिया में घाटे का बजट है। समस्या पूरी दुनिया के पास है, आज समझ में। इंसान ऐसा कोई नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है, हर इंसान के पास प्रॉब्लम है, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम की ना वैरायटी अलग अलग है। अमीर के पास भी प्रॉब्लम है, गरीब के पास प्रॉब्लम है। अमीर क्यों मर गया? अमीर इसीलिए मर गया क्योंकि उसने ज्यादा खा लिया। गरीब क्यों मर गया? उसे खाने के लिए नहीं मिला। तो प्रॉब्लम सबके पास है, समझ बात, याद रहेगी बात। अब पढ़ोगे तुम इस घर जाकर, अब पढ़ना क्या क्या कह रहे यही हाँ, जिसमें मैं बोलूंगा ना डायरेक्टली खड़ा होगा विदाउट वो अच्छा लगेगा सब्जेक्ट, उससे प्रेम हो जाएगा तुम्हें। सरकारी बजट समझ में आया? बजट की हल्की हल्की सरसरी नहीं कहा, 39.45 लाख करोड़ रुपए सरकार अपना बजट बढ़ाती चली जाती है। क्या तुम चाहते हो? तो तुम सरकार को अपना बजट बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए? एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए? अच्छी बात है, बजट बढ़ाना। पहले मैं अपने ऊपर ना 10,000 रुपए खर्च करा था, इस साल पिछले साल, इस साल में 20,000 खर्च करने वाला हूँ। अच्छी बात है बुरी बात है? तुम बताओ अच्छी बात है बुरी बात है? स्टैंडर्ड देख कर बताओ ना मेरा, अच्छी बात है, इससे बेहतरीन क्या बात है? तो उस तरह इसको क्यों ध्यान देना? अभी तो इससे बढ़िया क्या बात है? इसका मतलब बता क्या, हमें कभी भी अपने, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसका ना हमेशा विकास शुरू करो या वो अपने खर्चों में कभी कटौती करे। तो देश भी चाहेगा कभी अपने खर्चों में कटौती करे। क्या तुम चाहोगे देश में ओह जो पेंशन दी जाती है, सबकी पेंशन बंद कर दी जा? सरकार कर दिया, वर्तमान में सरकार यही काम कर रही है। चलिए सरकारी बजट समझ में आया, लिखा हुआ सिलेबस में अच्छी तरह। आज ये बात मत कहना कि सरकारी बजट नहीं आता सिलेबस में, समझ में आया बात? क्या समावेशी विकास है सिलेबस में, खुद का सिलेबस में आया तो बताइए। रोजगार की बात कर रखी, रोजगार से संबंधित विषय, रोजगार से संबंधित विषय पहली लाइन में लिखा हुआ, कितना अच्छा लिखा, समावेशी विकास इससे उत्पन्न विषय। अब चलो उसके बाद क्या लिखा हुआ, मुख्य फसलें, मुख्य फसलें और देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न और सिंचाई के विभिन्न प्रकार तथा सिंचाई प्रणाली कृषि उत्पाद का भंडारण। अब सुनो ध्यान लगाएगा, क्या क्या कहा गया, एग्रीकल्चर वाली यूनिट आएगी, मुख्य फसलें। अब देश के अंदर तुम जानकर ये पता होना चाहिए कि जो है ना, एक तो यूपी हुआ, पंजाब हुआ, पंजाब हरियाणा, यूपी पंजाब हरियाणा और राजस्थान, ये केवल गेहूं और चावल का उत्पादन के अलावा करने के अलावा कुछ पैदा ही नहीं करते। और ये गेहूं और चावल की जो फसल हो ना, इनके लिए सबसे अधिक पानी की मात्रा की आवश्यकता हो। अभी तुम आजकल देख रहे हैं ना, जो तुम देख रहे हैं सब सारी रोड फटी पड़ी, गाँव चले जाओगे ना तुम देखो सबका बुरा हाल है, लोग एक दूसरे गाड़ी देने में लगे हुए। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, सरकार नई योजना लेकर आई। इस योजना के तहत पता क्या कर रही है सरकार, घर घर टंकी लगाने की है ये योजना। हर घर जल, हर जल, हर घर नल, हर घर नल, हर घर। इस पर क्या होगा, ग्राउंड वाटर जो लेवल है नीचे चला गया, घर घर में समरसेबल। एकीकरण नहीं है ना, एक समरसेबल तो पूरी गली में काम चल सकता था, लेकिन एकीकरण नहीं है, एकता नहीं है। तो इसके बारे में किसी ने सोचा, सरकार ने सोचा। क्यों? अभी तो तुम पानी यूज कर लोगे, अगले दिन तुम्हारी समरसेबल सूखे रहेगी, और जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी होगी ना, उसके लिए कठिनाई पैदा होगी। तुम्हारे बच्चे के बच्चे कोई पानी निकाल रहे होंगे, पानी नहीं निकल रहा होगा, चेन्नई और दिल्ली जैसी समस्या पैदा होगी। दिल्ली के अंदर जब मैं जाता हूँ ना जून के महीने में, तो मैं 550 रुपए का दिन में पानी पीता हूँ। मुझे आज तक याद है, पिछले साल गया था मैं,
अंदर लगा लो कितना बुरा हाल होगा। जब मैं चेन्नई के अंदर गया ना, चेन्नई आंध्र प्रदेश के अंदर नहीं है, इतना इतना बुरा हाल है। मुझे ना पानी के लिए, पानी की जो फ्रिज की बोतल होती है, जो बिस्लरी की बोतल है, वो भी दुकान पर नहीं मिल रही। इतना बुरा हाल, ट्रेन में पानी भर के बचाना पड़ रहा। सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिली, लोग कोल्ड ड्रिंक से प्यास बुझा रहे। इतना बुरा हाल है। गर्म वाटर लेवल नीचे चला गया। जो उनकी स्थिति आज ना तुम्हारा आज हो सकता। इसीलिए सरकार, तुमने ध्यान नहीं दिया, सरकार ने ध्यान दिया, और सरकार क्या कर रही, इतनी ही पानी को यूज करना जितनी तुम्हें जरूरत होगी। सही बात है। अभी देखो घर घर के बाद तुम्हें समस्या दिखा देंगे, छोटी छोटी चीजों के लिए बटन दबाए, बटन दबाए घर, ये समस्या। गर्म वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, क्या इससे सतत विकास कैसे हो जाएगा? और सतत विकास नहीं होने का, सुन लो, ध्यान लगाएगा, जो हमारा वाटर है ना, वाटर उसे सतत बनाए रखना होगा, ताकि सतत रखने का मतलब क्या है, जो आने वाली पीढ़ी उसके लिए भी जल बचा रहना चाहिए। आज हम इसमें लिखा हुआ मुख्य फसलें। अबे भाई मुख्य फसलें तुम्हें पता होना चाहिए। दालें, जो जितनी दालें इतनी महंगी मिल रही है, हम बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान से भी दालें खरीद के ले आते थे, पाकिस्तान से, दूसरे देश से, यूक्रेन से दालें खरीद के ले आते थे, ऑस्ट्रेलिया से। ये दालें भारत में क्यों नहीं पैदा कर रहे? पता क्यों नहीं पैदा कर रहे? सरकार इन पर सब्सिडी नहीं देती, सरकार इन पर पैसा नहीं देती। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसान ये मुख्य फसलों पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? जो भारत खरीद के लेकर रहे, जब भारत खरीद के लेकर आएंगे तो वहां गांधी काम नहीं करते, मतलब गांधी जी का नोट, वहां डॉलर काम करता। जो डॉलर हम कमा कर ले गए थे, वहां डॉलर का हमें घाटा हो जा, फिर घटना नहीं पैदा हो, फिर तुम्हारे एडिटोरियल में जाओ। आज हमारे पता लग गया, पैटर्न समझ में आ रहा है? क्या लिखा हुआ? मुख्य फसलें। क्या लिखा हुआ? मुख्य फसलें। मुख्य फसलें और फसलों का पैटर्न। वो लिखा है एलिगेशन, सिंचाई, सिंचाई के विभिन्न प्रकार। पता सरकार नई नई योजना चलाती है, पता क्या कहती है? देखो ये मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ने में। स्प्रिंकल चलाया। स्प्रिंकल का मतलब पता क्या हो? ये पौधा खड़ा हुआ, सीधा ना पानी लगा। अब पहले लोग क्या करते थे, नालियां बना देते थे, नाली के माध्यम से पूरा चारों तरफ इसके पानी भरते थे। सरकार ने पता क्या है, इसकी तरफ भी घेरा बनाओ, सिर्फ इसमें पानी दो, जाकर पाइप हो जाओ, सीधा पानी भर जाओ। सरकार इस तरह की योजनाओं को सरकार काम करती रहती है जल को बचाने के लिए। अलग सिंचाई की अलग अलग तकनीक खोजती है। जब तुमने गेहूं बो रखा तो स्प्रिंकल कर रही कि उसके ऊपर तो पानी डाल लगी, उस पानी की बचत होगी। नई नई योजनाएं चलाती रहती है, सब सिलेबस में तुम्हारे। और तुम पढ़ते हो सर, नया टेक्निकल सा नाम है, कट नहीं पता, तुम्हारे लिए पढ़ेगा, कुछ भी तो नहीं है, सब सरकार तुम्हारे लिए कर रही है, हर चीज तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारा विकास हो सके। ऐसा कैसा विकास नहीं, सतत विकास। आज समझिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्त कर पाए। समझ में आया बात? ये मैं कहने लगूं, तुम्हारा ना भी, तुम्हारा यहाँ क्लास में बैठकर बौद्धिक विकास हो रहा है, बौद्धिक विकास। और जब बौद्धिक विकास होगा तुम्हारा, सुनो ध्यान रहेगा, एक से जोड़ रहा हूं सर, जब तुम्हारा बौद्धिक विकास होगा ना, अब जब बौद्धिक विकास होगा उसके बाद क्या करोगे, तुम आईएएस बन जाओगे। और जैसे आईएएस बन जाओगे, समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, तो कैसा विकास होगा? सामाजिक विकास। आज मैंने बात किया, उसके बाद तुम पॉलिटिक्स में अच्छी तरह समझ पाओगे, सही बात, जिसे चाहो चला दोगे। या राजनीतिक, तुम्हारा राजनीतिक विकास नहीं होगा। कितने विकास होगे? 3 विकास। उसके बाद पैसे की तुम्हारे पास कोई कमी नहीं होगी, आर्थिक विकास। इसका मतलब तुम्हारा मेरे पास पड़ गया ना, बौद्धिक विकास होने के साथ बौद्धिक विकास आपको कब कहां पहुंचा रहा है? सीधा आपको समावेशी विकास की अवधारणा के अंदर पहुंचा रहा है। बौद्धिक विकास इस क्लास तुमको कहां पहुंचा रही है? ऐसा नहीं बात है। अगर तुम अपने अंदर समावेशी विकास की अवधारणा प्राप्त करना चाहते हो ना, तो तुम्हें जरूरी होगी मेरी क्लास को सुनना और अच्छे तरीके से मुझे सुनना और फॉलो करना। सही बात है। अगर तुम अपने अंदर सस्टेन चाहते हो, अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हो, सतत विकास चाहते हो अपना, तो इसलिए तुम्हें सुनना होगा, मुझे फॉलो करना होगा। क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कौन सा विकास होगा? बौद्धिक विकास। और बौद्धिक विकास के बाद जब आईएएस नंबर आ जाएगा, कौन सा विकास हो जाएगा? और सामाजिक विकास के बाद किसका? राजनीति। और राजनीति के बाद आर्थिक विकास। ऐसे बोलते सबको मिलाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बताओ कोई दिक्कत? बोलो यस सर। समझ में आया? इतना डेप्थ में किसी बात नहीं करी सिलेबस को, ज्यादा ना कभी कोई कर भी नहीं सकता। ठीक, सिलेबस। और मेरा मानना पता क्या है, सिलेबस सबसे पहले हो। सिलेबस नहीं पता कहां पढ़ रहे हैं, किस दिशा में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ सिलेबस में लिखा हुआ साफ साफ सिंचाई, जो पता लगा है सिंचाई लिखा हुआ, सिंचाई के विभिन्न प्रकार। हम सिंचाई के विभिन्न प्रकार क्यों चाहिए? पानी की बचत होगी ना यार। अभी ये पाइपलाइन की बिछाई जा रही, पानी की बचत। आज हम जहां दिल्ली और चेन्नई जैसे शहर उसकी पानी की समस्या से पहले से जूझ रहे, और यहाँ देखो यहाँ से पानी बचा के हम सिंचाई के विभिन्न प्रकार के तरीके बनाकर उस पानी को कहीं दिल्ली और चेन्नई जैसे शहरों को पानी उपलब्ध करा सकते हैं। एक पॉइंट मिला, लिख दें कितना अच्छा नंबर मिलेगा, एक लाइन में मिलेगी। सिंचाई के विभिन्न प्रकार
सिंचाई की विभिन्न तकनीकों को अपनाकर हम दिल्ली और चेन्नई जैसे शहरों में जल की उपलब्धता करा सकते हैं। काम खत्म। ये तो IQ दिमाग काम करना चाहिए सिलेबस के साथ। उसके बाद सिंचाई कृषि प्रणाली, सिंचाई प्रणाली कृषि उत्पाद का भंडारण। अब कृषि उत्पाद है ना, एग्रीकल्चर के अंदर जो हमारा कृषि है उसके अंदर हम गेहूं तो पैदा कर दिया। कोरोना काल में 23,000 मिलियन टन गेहूं सड़कों पर फेंका गया। FCI जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, FCI समस्या पता क्या थी? जो FCI ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो भारत का गेहूं चावल खरीद और सस्ते दामों में लाकर बैठता है कोटर में, ये तो जानते हो FCI वाले, ये तो भेज ये किसानों तो खरीद देंगे सस्ते दाम पर। लेकिन FCI ना क्यों हम ऐसा कर कि जो जो इतना 1000 किलो टन गेहूं सड़कों पर बारिश में पानी में कोरोना में बहाया है ना, सही बात, अगर इसे हम देश से बाहर बेचा हो $1 नहीं मिलेगा तो दूसरे क्षेत्र में काम नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि सरकार जो यहाँ गेहूं खरीद है ना उस पर सब्सिडी दे, और सब्सिडी वाले गेहूं को ना कभी भी बाहर नहीं बेच सकते क्योंकि WTO ने बैरियर लगा रखा, प्रतिबंध लगा रखा है, उन्होंने मना कर रखा है। अगर जिसको तुमने सब्सिडी देकर तुम गेहूं खरीद दोगे ना उसे कभी भी बाहर नहीं बेच सकते, गेहूं चावल कोई भी फसल होगी। आज जो कृषि उत्पादन, तो जो कृषि उत्पादन है क्यों ना हम इसका भंडारण अच्छी तरह कर लो। और जो किसान है ना हमारे, ये किसान जहाँ इनके बड़े बड़े 100 बीघे के खेत है और महीने के एक पूरा का पूरा एक स्टोर तैयार कर देता और उसको कोल्ड स्टोर टाइप जिसे बोल रहा, और वो कोल्ड स्टोर टाइप ना उसका गेहूं का भंडारण वही कर देता। तो हमारे यहाँ भंडारण में बहुत बड़ी समस्या। तो भंडारण पर हमेशा पक्का सवाल पूछेगा, जब भी तुम सवाल पढ़ोगे ना इकोनॉमिक्स पढ़ोगे और तुम्हें लग रहा है कि भंडारण संबंधित कोई चीज आई, भंडारण स्टोरेज इसे रखा है कहाँ कृषि उत्पाद को, तो कृषि उत्पाद के लिए भंडारण तो उसे ना हाईलाइट करके पढ़ना क्योंकि सिलेबस में ऐसा नहीं बात है। इसके लिए सरकार नई नई स्कीम तलाशती रहती है, स्टोरेज के लिए नई नई स्कीम तलाशती रहती है और किसानों को अन्य जब भी नई योजना जारी करती है। बच्चे क्या पढ़ते हैं? सिर्फ योजना की योजना चलाई स्टोरेज के लिए, तुम पता नहीं चलाई क्यों? समस्या भाई, मैंने कहा कोरोना काल में 23,000 मिलियन टन गेहूं सड़कों पर फेंक दिया गया। क्यों? FCI के पास रखने की जगह नहीं थी, बारिश में भीगा गेहूं सारा का सारा। सही बात है। अगर वही गेहूं अगर FCI को ना बेचा जाता, भारतीय किसानों के पास जाता, और भारतीय किसानों के पास जो एपिडा नाम की संस्था हमारे यहाँ से वह गेहूं को निर्यात करने के लिए प्रमोट करती किसानों को, जाओ अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेच कर जाएगा, कितना फायदा होता है। ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए। तुम हो कौन चलाने वाले? सरकार ने बहुत सारी चला रखी, काम ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं बात है, तुम हो कौन चलाने वाले? पता लग रहा है एग्रीकल्चर कितनी गहरी तो गुथा हुआ इसके अंदर। और तुम्हें ना मेरे साथ एग्रीकल्चर पढ़ के पता क्या पता लगा कि भारत के गांव आज कितने अमीर है, भारत के गांव आज कितने अमीर है आज भी, लेकिन बशर्ते उन्हें कभी पहचाना नहीं गया। और उस भारत के गांव के अंदर रोजगार के कितने अवसर, शहर के अंदर तो कुछ भी नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, 4-5 वो वाहन मिलेंगे तुम्हें और खोखले इंसान मिलेंगे। ऐसा नहीं, खोखली बिल्डिंग खोखले इंसान। नोएडा जैसे शहर में चले जाओ 5,000 फ्लैट बनकर तैयार है, 5,000 फ्लैट के अंदर कोई नहीं रहता। और भारत का ना एक रिपोर्ट पता क्या कहता है? ये कहता है भारत के अंदर ना आज भी 2 करोड़ लोग सड़कों पर सोते हैं। अंदाजा लगा लो कितनी बड़ी समस्या। 5,000 फ्लैट का फिर फायदा क्या है जो खाली पड़े हैं? क्या कहा भी शहर कुछ नहीं है, खोखला पूरी तरह। क्या है? कोई भी नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, क्या फायदा? ऐसा समझ लो, मैं भी शहर में जाता हूँ। अब जो बच्चे ना तरक्की करते हैं, तरक्की करके अपने आप तो शहर में रहते हैं, उनके माँ बाप गाँव में रहते हैं। आज भी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुम्हें, उनके माँ बाप अपने माँ बाप को गाँव में छोड़ चले जाते हैं। तो यही बात है। उसके बाद परिवार के अंदर विघटन जैसी समस्याएं पैदा होती है। तुम जी स्पष्ट में पढ़ेंगे, ऐसे जोड़ना तुम परिवार को विघटित हो जाता, एक वहां रह रहा है एक वहां रह रहा है, होता नहीं इस तरह। जो देखा माँ को तो ले जा, पिताजी को भी ले जाता हूँ। परिवार में विघटन जैसी समस्याएं जो कभी आज तक साथ रहे थे और किस तरह उन्हें अलग रहना पड़ जा, ऐसा नहीं है समस्या। समझ में नहीं है तो पता लग गया एग्रीकल्चर के बारे में, पता लगा कृषि भंडारण। आया समझ में? एक तरफ तो हम इतना सारा हमारा गेहूं पे बर्बाद चला जा रहा है, दूसरी तरफ तो खाद्य सुरक्षा पर फूड पर रिपोर्ट भी आ रहा है कि बाहर पूरी दुनिया में 2.5 मिलियन से अधिक लोग भूखे सोते हैं रात को, जिन्हें 3 टाइम एक टाइम का खाना मिलता। क्या होगा? पढ़ना ही तो है।
इतना सारा गेहूं वो खराब चला गया, फिर ये लोग भूखे क्यों सो रहे? पास नहीं दे देते। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ तुम्हें। एक दिन मेरे पास 10,000 रुपए, कितने? मैं बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। मेरी जींस की पैंट मैंने पहनी हुई थी, ठीक। उसके बाद में प्रकाश होटल में बैठा हुआ था, मैंने पिज्जा खाया। ये पिज्जा खाया, उससे पहले मेरी एक मुलाकात हुई थी, एक किन्ने टाइप थी मुझे रास्ते में, तो कहने लगी आज मुझे बहुत जरूरत है, पैसे चाहिए। तो वे लोग मुझे पहले से जानते हैं क्योंकि मुझे मिलते रहते हैं रास्ते में, कहीं भी मिल जाए मतलब, क्योंकि मैं पैसे दे देता हूँ। मैंने कहा मेरे पैसे हारिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, झूठ बोल रहा, ठीक। उसने कहा आज मुझे बहुत जरूरत है, चाहे तो अगली बार मत देना, लेकिन आज दे। मैंने पैसे नहीं दिए, मेरे पास 10,000 रुपये, पूरा खुश हो रहा, ठीक। उसके बाद ना मैं वहाँ आधे घंटा बिताता हूँ। मेरी फेवरेट जगह एक सीट है मेरी, वहीं से तो मैं बैठ कर थोड़ा बहुत समय बिताता हूँ। तो मैं बैठा रहा थोड़ी बहुत देर, जैसे बैठा रहा फिर मोबाइल फोन में व्यस्त हो गया, न्यूज देखता रहा। तो न्यूज देखना स्टार्ट कर दो ना, तो मेरा काफी समय चला गया, सही बात है। तो एक जगह होगा बैठने की, मेरी फेवरेट जगह हो, मैं वहीं बैठ चला गया। जैसे ही चलता गया, फिर उसके बाद जैसे बिल पे करने गया ना, मेरे जेब में ना 10,000 रुपए, 10,000 में 1 रुपया नहीं था। 10,000 के 10,000 गायब हो हुए, कैसा पता नहीं। क्या वे रास्ते में निकले, क्या वे वहीं प्रकाश होटल में गायब हुए, मेरे पास कितने लोग बैठे, कितने, मुझे कोई मालूम नहीं है। मुझे बाद में जाकर पता अनुभव हुआ, कहाँ से 10,000 रुपए में 2,000 रुपए से दान कर देता ना, तो मजा जाता है। और 10 के 10 ही देता था, वो कम से कम दुआएं तो देती। भारत सरकार के पास इतना सारा फूड पड़ा हुआ, गरीबों को बांट देते, दूसरे देशों को दुआएं तो देते यार। नैतिक रूप से भारत की, तो नैतिक रूप से भारत की मान्यता तो होती, भारत को विश्व गुरु बनने का मौका तो मिलता, समझ गया? उस दिन मुझे अफसोस हुआ। लेकिन यहाँ देश की बात, अपने आप को देख लो, फिर देश को देख लो, क्या मजा आ रहा? तुम्हारे पास टाइम है पूरा, जबरदस्त तरीके से पढ़े, इकोनॉमिक्स वो सरल तरीके से, महीन तरीके से, ताकि बता सको, किसी को बैठ कर कहीं भी बता सको, ठीक। कथा कहानियां बहुत सुनाने वाला नहीं, इस अपने से रिलेटेड। क्या हुआ? डर जा रहा, दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, बोर्ड दिखाई दे रहा है। चलो नेक्स्ट देखो, आजकल बता क्या, अभी भी देख रहा, तुम देखते हो किसानों के ना दवाई छिड़कने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा, दवाई छिड़कने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा। जो टेक्नोलॉजी नहीं है, और किसान लोग आज तो उन्होंने कहा गेहूं काटने की मशीन आई, प्रौद्योगिकी नहीं आया, वही तो टेक्नोलॉजी है। और उसका कृषि में किस प्रकार उपयोग हो रहा है, कुछ भी आया है ना, और उसका कृषि में किस प्रकार उपयोग हो, उससे पूछा जाएगा तुमसे, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी लिखा हुआ नहीं। हाँ तो तुम्हें याद रखना बात। और ड्रोन पर 2019 बस यूपीएससी 2020 में सवाल पूछ चुका कि ड्रोन के कहां कहां उपयोग हो, उसमें कृषि में उपयोग हो। यस, आज समझ लो, लोगों सोच लो शादी ब्याह में उपयोग हो इसका, ड्रोन का फोटो खींचने में और ऐसे मटक करने में। और बेबी को बेस पसंद है, सही बात है, दूल्हे को केस पसंद है, समझ में आया? अच्छा हाँ, एक लाइन हो रहा है, देखो तो, भंडारण, परिवहन तथा विपणन और संबंधित विषय और बाधाएं। अच्छा, अब यहाँ हमारे यहाँ ना ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ी समस्या। अब देखो, किसान ने अपना गेहूं पैदा भी कर लिया, ठीक। अब यहां तक लेकर ना एक किसान ने पंजाब में टमाटर पैदा करे, और वो पोर्ट तक ले जाएगा, बंदरगाह तक। तो बंदरगाह तक तो भाग में निकलेगा, जब अपने घर की सड़कों तक निकलेगा ना, उसके टमाटर का ना सॉस बन चुका होगा। ऐसा नहीं बात है, उसके टमाटर का सॉस बन चुका होगा, और सोचो कितनी बुरी हालत हो चुकी होगी। ऐसा है नहीं, ऐसा हुआ कई बार हुआ। अगर वो रोड सही होती, इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता, परिवहन ट्रांसपोर्ट की समस्या सही होती, चलो ले भी गया, रास्ते में गया, उत्तराखंड की सीमा तो बाहर निकला नहीं, यूपी वाले ने पकड़ लिया, टैक्स दे लो, ट्रांसपोर्ट की समस्या। और जैसे बंदरगाह तक पहुंचेगा ना, टमाटर ना ऐसी तैसी हो चुकी होगी उनकी। सही बात है, गांव की भाषा में क्या कहते हैं, भूसे हुए टमाटर, आधे हो चुके होंगे, समझ में बात है। तो ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी समस्या। फिर तो सरकार ने ना किसान रेल चलाई, अभी सरकार ने कुछ दिन पहले पिछले साल किसान रेल चलाई। वो क्यों तो चलाई कि पंजाब पे यहाँ पे भरो और सीधा वहां छोड़ दो, तमिलनाडु में जाकर, फिर वहां बंदरगाह पे भरो और फिर दूसरे देश में बेच पाओ।
अब बच्चा क्या पढ़ता, किसान रेल कहाँ चलाएगी, कहाँ से कहाँ तक चलाएगी, करंट अफेयर में, ये किसी काम का क्या, यूपीएससी में ये किसी काम का ही नहीं है। थोड़ा प्रोसेसिंग डेवलप हुआ, क्यों चलाई गई वो तो पढ़ाई थी। तो ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ी समस्या, सिलेबस समझ लो, पूरी इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आ गई। आज भी तुम चार लाइन किसी को बता, अभी तुम बैठे बैठे ना, मैं कहूँ लिख कर दिखाओ तो मुझे, तुम इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स पर टिप्पणी करके दिखाओ, 20 लाइन लिख दो बैठे बैठे भी, क्योंकि थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ। थॉट प्रोसेस डेवलप क्यों हुआ, क्योंकि मैंने समझा, ऐसा नहीं, ठीक, इसलिए डेवलप हुआ। और जब मैं तुम्हारा कौन सा विकास कर रहा हूं, बौद्धिक विकास, अगर बौद्धिक विकास होगा ना तो कौन सा विकास मिलेगा, अंत में जाएगा समावेशी विकास। चले, अब देखो बाधाएं है नहीं है, तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए कौन कौन सी नीतियां या योजनाएं बनाई जानी चाहिए, वे तुम्हारे सब काम की होगी। बोलो यस सर। यस सर। उसके बाद आ जाओ, आज तो एक बार घर जाकर देख लेना सिलेबस को, दोबारा मैंने क्या क्या समझाया, क्योंकि सिलेबस सामने रखोगे ना, और यूट्यूब वाला ये वीडियो ना सामने रख, ऐसे पन्ने पर रखते रहना, वाह क्या गजब का सिलेबस समझ है ना, वो बहुत जरूरी है, तुमको फीलिंग आ जाएगी। क्योंकि मैं भंडारण बोल रहा हूँ, भंडारण में इतना बोल दिया ना मैंने उदाहरण, इसलिए तो कहते हैं मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता तुम्हारी स्टोरेज मेमोरी इतनी है ही नहीं, ऐसे बन तो 2 KB का दिमाग फुल हो चुका पहले थी, अनाप शनाप चीजों तो भरा हुआ। तो जो तुम्हारे पास आजकल एडिटोरियल ज्ञान था ना, उसके लिए अलग फोल्डर बना लो, उसका मेरे पास यहाँ कोई काम नहीं है। एडिटोरियल का जो ज्ञान था, वो एडिटोरियल ज्ञान अब कनेक्ट करने की कोशिश करना, क्या मतलब है इसका, आए समझ लो। अच्छा ये योजना चलाई गई, अच्छा ये योजना इसलिए चलाई गई क्योंकि भंडारण की समस्या में भैया जी ने बताया था हमारे, इसमें मेन टॉपिक टारगेट उठाकर डाल ले गए, जो भारत की समस्या, वही यूपीएससी ने टॉपिक डाल रखा, क्योंकि हमारे यहाँ स्टोरेज नहीं है, आए समझ में बात है। और स्टोरेज है ना तो गवर्नमेंट में है, प्राइवेट है, बहुत पैसा वसूलते हैं और किसानों का वहां शोषण होता है, आए समझ में। और किसी देश को तुम बाहर निकालना चाहते हो ना, उस देश के अंदर पहले ना एग्रीकल्चर सर्वोच्च मात्रा में बूम करना चाहिए, उसके बाद ना वहां जो द्वितीय का क्षेत्र, एक तो प्राइमरी सेक्टर हो, एक सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्सरी सेक्टर हो, एक प्राथमिक क्षेत्र हो, एक द्वितीय का क्षेत्र, तृतीय का क्षेत्र हो। प्राथमिक क्षेत्र की जब भी बात करेंगे कृषि की बात करेंगे, और द्वितीय का क्षेत्र की जब भी बात करेंगे ना तो कंपनी की बात करेंगे, औद्योगिकरण जिसे बोल रहे हैं। फिर बात करेंगे सर्विस सेक्टर की, मोबाइल फोन वगैरह, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह, इनकी बात करने वाले हैं, सेवाओं जिसे बोल रहे हैं, ऐसा समझ में बात है। तो किसी देश के अंदर ना एग्रीकल्चर बूम करा बहुत अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद ना दूसरे नंबर पर हाँ मैन्युफैक्चरिंग, सब चीजें नई डेवलप होने के बाद ना उसके बाद ये सेवाएं हो। हमारे यहाँ नहीं पता क्या क्यों पैदा हुई, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सस्टेन नहीं कर पाया, सीधा हम इसे छोड़ कर ना सीधा इस पर चले आए सर्विस सेक्टर को, और ये जो बीच वाला गैप था ना, इसे भरना बहुत कठिनाई पैदा हो रहा है। इसीलिए हमारे सर्विस सेक्टर पर देखो, सर्विस सेक्टर का आज भी भारत की जीडीपी में 53% से ज्यादा योगदान है, भारत में 53% से ज्यादा योगदान है इतना सर्विस सेक्टर का। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, ये भारत के लोगों को रोजगार देगा। वही बात है, अभी देखो 16 अगस्त को भारत की जनता जंतर मंतर पर दिल्ली के अंदर ना आंदोलन करने जा रही है रोजगार के लिए, जुड़ गए लोग, ऐसे जुड़ गए। टॉपिक इसमें लिखा हुआ, मैं क्या करूं, देखो रोजगार से संबंधित प्रत्यक्ष, सुनो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, सुनो, प्रत्यक्ष रूप से कृषि में सहायता दे रहे, अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में सहायता दे रहे। अच्छा ये कौन भाई, कहने लगा न्यू WTO, कौन WTO, अच्छा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 की इसकी स्थापना हुई। मेरे तुमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया भी हो और तुमने नोट्स भी बनाया हुआ इसका, तो पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, लेकिन कब, जब वो मेरे से पढ़ा हुआ हो, ऐसा ही बात है, ठीक है ठीक। बाकी तुमने जितना भी लिखा ना एडिटोरियल, एक भी तुम्हारे याद नहीं होगा, इतना तो मुझे जानकारी समझ में आया बात है। तो सुन लो, ध्यान लगेगा, जो WTO ना, तो WTO का काम क्या है, वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड हो रहा है ना, व्यापार हो रहा है, कि व्यापार कहीं गलत तरीके तो नहीं हो रहा, और व्यापार जो गलत तरीके से हो रहा है तो उसे रोका कैसे जा, उसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, ये काम WTO का हो।
आज WTO ये क्या WTO पता क्या देखा? अच्छा ये सरकार है, अच्छा ये चीनी ना सरकार, भारत सरकार MSP दे रही और चीनी को ना ये भारत के लोग मार्केट में जाके बेच रहे, बहुत सस्ता बेच रहे और बहुत अधिक मात्रा में डॉलर कमा के ले जा रहे। क्यों क्यों बेच रहे भारत की मार्केट में? क्योंकि भारत की जो सरकार है ना इन चीनी के लिए प्रोत्साहित कर रही, पैसा दे रही, गन्ना पैदा करो, गन्ना पैदा करोगे ये चीनी ज्यादा पैदा करेंगे, चीनी फिर बाहर की मार्केट में बेचेंगे और सस्ती बेचेंगे। लोग अमेरिका बेच रहा है 20 रुपए किलो, अब भारत बेच रहा है 5 रुपए किलो, तो लोग कहां की खरीदेंगे? भारत की खरीदेंगे। अब भारत 5 रुपए किलो क्यों बेच रहा है? क्योंकि भारत के किसानों को सरकार ने पैसे दिए, वही तो सब्सिडी। आज भारत सरकार ने पता क्या कहा? जाओ तुम्हें कितना घाटा हो रहा है, कहने लगे अमेरिका बेच रहा 15-20 रुपए का, हम बेच रहे 5 रुपए के। सरकार कहते चुपचाप 15 रुपए में दे दूंगी तुझे, टेंशन मत ले, वही सब्सिडी, वही सब्सिडी। इसे कृषि सहायता बोल रहे, कोई प्रत्यक्ष रूप से दे रहा है, कोई अप्रत्यक्ष रूप से। अब बताओ गलत काम नहीं कर रही सरकार, जो सरकार गलत काम क्यों कर रही? हर देश की सरकार सब्सिडी दे रहा। इससे संबंधित जो विवाद है पता लग गया ना, तो WTO के पास मामला जाएगा, और जब मामला WTO के पास जाएगा ना तो विवाद की कैटेगरी में आएगा, और भारत को ना फिर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में उसकी छवि धूमिल हो जाएगी। आज समझ लो, ठीक? तो जो विश्व गुरु बनने का सपना देखता है ना, वो सपना सपना ही रह जाएगा। ठीक, अब बताओ इतनी बात समझ में नहीं, ये सपने जो भारत को सोने नहीं है। तो सब निकल के आने वाला, घबराना मत बिल्कुल भी। ठीक, एडिटोरियल देखना स्टार्ट करवाई थे, और जब एडिटोरियल देखोगे ना और यहाँ अगले दिन समझाया सुनोगे, कल ही समझाया था अपन, फिर देखो मजा। और सुनो, तो सरकार पता क्या देती है फसलों पर? MSP देती है, MSP। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी, भारत सरकार आज भी 23 फसलों पर MSP दे रही। MSP क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थक मूल्य। और न्यूनतम समर्थक मूल्य सरकार पता क्या कहती है? यहाँ के लोग पता क्या कहते हैं? ये कहते हैं हमने तो गेहूं पैदा कर दिया। अब बताओ मार्केट में जब गेहूं आ जाएगा, सबके पास मंडी में गेहूं तो गेहूं सस्ता नहीं दिखा देगा, जब सस्ता दिखा देगा लोग पता कहां? एक बार टमाटर पैदा हुआ भारत में और लोगों ने टमाटर में रोड फेंक दिया। पता क्यों? सरकार ने टमाटर को MSP ले दिया था। सरकार ने कहा कोई भी चीज मैंने कहा किसान की तो हालत ही बुरी है, फसल अच्छी हुई किसान मारा गया, फसल बुरी हुई किसान मारा गया। ये तो समझ में आ जा कि फसल बुरी हुई किसान मारा गया, ये समझ में आता फसल अच्छी हुई किसान क्यों मारा गया? क्योंकि फसल का दाम बढ़ गया, सस्ती हुई। आज समझ बात है। और जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं वो अच्छी तरह बात समझेंगे। जब फसल सस्ती हो जाए ना, कठिनाई पैदा हो जाए, इसलिए कुछ होना चाहिए, सरकार को ऐसा काम करना चाहिए। सरकार ले जाती है MSP, कहती है किसान सुनो, टेंशन मत लो, तुम मैं हूं ना, तुम्हारा सामान मैं खरीद लूंगी, इतना मैं प्राइस तय करती हूँ पूरी मार्केट में, इस तरह से तुम्हारा दाम कोई प्राइस तुम्हें बिक नहीं सकता, इसे MSP बोल रहे हो। तो भारत के लोग फिर ऐसी फसल उगाएंगे जिस पर MSP होगा, ऐसी फसल उगाएंगे जिस पर MSP नहीं होगा। दालों का MSP नहीं आता, इसलिए नहीं करते, इसलिए भारत खरीद ले जानी पड़ रही। अब भारत सरकार को तभी चाहिए, अब दालों का MSP देने की कोशिश कर रही है। हाँ समझ लो, पता लग गया? अरे बजट में नए प्रावधान करती रहती है, तो कुछ भी नहीं है, सब आसान है, सब पता किस तरह समझना, अपने आप को देख कर चलना और अपने गांव को देख कर चलना। आज समझ लो, 15 में देखा बच्चा पढ़ रहा है एडिटोरियल में सिंधु घाटी सभ्यता, क्यों पढ़ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता? जैसे नगर से जोड़ रहा है, अपना गांव देख ना, जब तेरे गांव में नाले ढंग की नहीं है तो सिंधु घाटी सभ्यता का धनिया लेने जा रहा, वहां की सड़कें देख रहा है, वहां की पढ़ रहा है, 10 मीटर चौड़ी थी, वहां क्या वो तो थी, जनसंख्या भी देख रहा, वहां कितनी कम थी, आज की जनसंख्या देख ना, वो ध्यान नहीं दिया। सिंधु घाटी सभ्यता में 5000 के आसपास जनसंख्या थी, 5000 मेरे गांव में पोलिंग होने जा रहा है। हेलो मैडम, चुप हो जाओ, सुन लो, ध्यान लगाएंगे, बाबा बोल रहे समझ में आ रहा? तो आज सिलेबस डिस्कस हो रहा है जबरदस्त तरीके से, ठीक? तो सिलेबस को जबरदस्त तरीके से दोबारा बैठ कर देखना, शांति से खाना वाना खाकर और रिलैक्स होकर और फुल आवाज करके सबके सामने, ठीक? पता लग गया? अच्छा ये लिखा हुआ समझ गए तुम, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, इसका मतलब समझ गए? ये तब समझ में आया जब मैंने 10 मिनट बोल रहा, आया समझ में? उसके बाद समझ में आया। न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP, समझ में आया? MSP क्यों दिया जा रहा है पता लग गया? किसान क्यों मारा गया पता लग गया? फसल अच्छी हुई किसान मारा गया, फसल बुरी हुई किसान मारा गया,
फसल बुरी हुई, किसान मारा गया, समझ में आता? अच्छी हुई, क्यों मारा गया, ये भी समझ में आया ना? अच्छी बात। क्या लिखा हुआ? देखो, न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित विषय जन वितरण प्रणाली की उद्देश्य और कार्य। अच्छा, जन वितरण प्रणाली, भाई तुम इतना सा, तुम कुछ भी, भारत सरकार कोरोना काल में कुछ बांटना चाहती है, कुछ बांटना चाहती है, जनता को कुछ वितरित करना चाहती है, गेहूं चावल फ्री में देना चाहती है, जो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 4 महीनों में लॉकडाउन लगा हुआ, जो 8 घंटे राशन फ्री। और ये नहीं पता 8 घंटे राशन में गेहूं चावल बांट रही। अब भारत गेहूं और चावल पैदा कर, और एफसीआई के पास गोदाम बड़े बड़े हुए, इतने बड़े बड़े हुए कि उसे बारिश के मौसम में रखना पड़ा, और लोग सरकार की तारीफ करने में लगे हुए। अबे बेवकूफ, अकल के अंधे कहीं के, भारत के पास इतना स्टोरेज है, पूरी दुनिया को 4 साल तक निर्यात कर सकता, पूरी दुनिया को 4 साल खाना खिला सकता, इतना गेहूं एफसीआई के पास, इतना गेहूं चावल है, तो तुम्हें दे दे, तो कौन तो कुछ कर दिया, तुमसे तो नहीं कमाया, तुमने तो कमाया हो, तारीफ करने में लगे हुए। जब मैं सरकार की तारीफ करूंगा ना, तो तुम्हें पता कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा ये बीजेपी के समर्थक है। सही, जब तुम सरकार की बुराई करूंगा ना, तो तुम पता कैसे लगेगा ये बीजेपी एंटी बीजेपी है। सही, हकीकत तो ये है मैं किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं हूं, ऐसे समझना, ठीक? जो सही है और जो गलत है गलत है, और तुम्हारा भी अप्रोच ऐसा ही होना चाहिए। क्या कहा? जो सही है और जो गलत है गलत है। चीजों को एनालाइज करना। बच्चा लिख क्यों नहीं पा रहा? थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हुआ। और थॉट प्रोसेस डेवलप क्यों नहीं हुआ? कुछ क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है, ऐसा समझ में आती है। सिलेबस नेक्स्ट, सिलेबस। अब ये बताओ, जन वितरण प्रणाली। अब बताओ मुझे ना, सरकार कहती है, हमने ना अभी मैं आकर बता दूं, सरकार कहती है जन धन योजना के तहत सरकार ने 43 करोड़ खाते खोल ओपन कर दिए 2018 में। मुझे भी जानकारी है, मम्मी ने खुलवाया खाता, और सबको दिलासा लगा 15 लाख रुपए खाते वहां में। कितने? चलो वो तो बहुत बुरी बात है, इसे पुराना डायलॉग होगा, उसे देखते देखते मर गए कि 15 लाख रुपए खाते मांगे, वो तो आए नहीं। ठीक, दिक्कत पता क्या हुआ? खाते इसलिए खोले गए थे ताकि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके, आम आदमी को भी बैंक से जोड़ा जा सके, और वो भी बैंक की प्रक्रिया को समझ सके, क्योंकि बैंक ना देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। इतनी महत्वपूर्ण चीज है। अगर बैंकिंग क्षेत्र पीछे रहेगा ना, तो सारे क्षेत्र पीछे रह जाएंगे, भारत ना कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। और आम आदमी ना, बैंक पता क्या हो, बैंक एक बिजनेस हो, तो इसका मतलब क्या हो, आम आदमी बैंक के अंदर जाए और पैसे जमा करे, अधिक से अधिक पैसे जमा करे, उसके लिए जरूरी बैंक के लिए अस्तित्व भी जरूरी है, नहीं तो बैंक का अस्तित्व मिट जाएगा। ऐसा नहीं, बहुत जरूरी हम आम आदमी जाए और अपनी क्षमता इंसान का बढ़ेगा। क्यों? बैंक ब्याज देता, पैसा सुरक्षित रहता, ऐसा समझ लो। सरकार ने, हाँ पुराने पीछे बैक आती, सरकार ने 43 करोड़ खाते खोल ले। कितने? 43 करोड़ खाते खोल ले। और जब मैं आंकड़ा पढ़ रहा था ना पिछले साल, अच्छा कोरोना के बाद ऐसा हुआ, सारे आंकड़े बदल गए। ठीक, तो मुझे ज्यादा आंकड़े, मुझे फैक्ट और फैक्ट तो दोनों का नफरत है। सही बात है, एक तो फैक्ट और फैक्ट मुझे दोनों का नफरत है, और यूपीएससी में दोनों का ही काम नहीं है। आज वही बात है, समझ में, सुन लो ध्यान लगा, तो इसका भी कोई काम नहीं है। सुनो ध्यान लगा, तो फैक्ट और फैक्ट मुझे दोनों से नफरत है। सुनो एक बात समझ ध्यान से, 43 करोड़ खाते खोले गए, आंकड़ा आया 32 करोड़ खातों के अंदर ना अकाउंट बैलेंस आज भी जीरो, 2 साल बाद में एक भी रुपया जमा उनके अंदर, जैसे खोलने गए थे आज भी ऐसे ही है। कहीं का वित्तीय समावेशन बढ़ा दिया, 32 करोड़ खातों के अंदर ना पैसा आज भी जीरो। और खाते किनके खोलने गए? जन धन योजना, गरीब आदमी को जोड़ा गया, गरीब ही रहा, कभी विकास नहीं हुआ तो विकास पता कहां? कागजों में हुआ। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी, भारत के अंदर ना आज तक भी सरकार के पास गरीबी की कोई सुस्पष्ट परिभाषा नहीं है। सरकार कहती है बिलो पॉवर्टी ऑफ लाइन, सही बात है, बिलो पॉवर्टी ऑफ लाइन, बीपीएल कार्ड होने की बात करती है, तुम्हारे पास बीपीएल कार्ड होगा तो उसे कहते हैं वो गरीबी रेखा के नीचे है। हकीकत तो यह है, भारत के अंदर ना, भारत की जो गरीबी रेखा वह खुद ही गरीब है, ऐसा समझिए, हकीकत यह है। समझ में आ रहा? इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स का बाप पढ़ाऊंगा तुम्हें, सही मैं यकीन मानो, बिना इकोनॉमिक्स की पढ़ाई ऐसे नहीं करी, वे बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, यकीन करना तुम, गुणवत्तापूर्वक ने पढ़ाई करेगी।
और डिस्टेंसिंग कौन सा करा आज समझ में? ठीक, इतनी जानकारी मुझे इकोनॉमिक्स की सही मेरी किताबों से बहुत ज्यादा पता, याद रखना बात क्या है। अब तक मेरा किताब में बोल रहा हूँ सामने करे समझ में बात क्या, कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, और सुनो बताओ, जन वितरण प्रणाली, जनता के लिए तुम कुछ करना चाहते हो, जनता को कुछ देना चाहते हो, जनता को तुम धन देना चाहते हो। मनरेगा गारंटी, रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, 100 दिन का रोजगार देना चाहते हो, उनके खाते में पैसे पहुंचाते हो, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ऐसी ऐसी स्कीम लागू करते हो। रास्ते में जो बिचौलिए लोग होते हैं पैसा खा जाते हैं, उनके वितरण में गरीब जनता को जब आप संसाधनों का वितरण करते हो, उनके बीच में जो बाधाएं बैरियर आती है, उनकी सीमाएं आती है, वे आपका सिलेबस है लिखा हुआ है इसमें, देखो क्या लिखा हुआ। जन वितरण प्रणाली के उद्देश्य कार्य, सीमाएं बाधाएं तो कोई सुधार भी जाना चाहिए। आज बफर स्टॉक कैसे, ये बफर स्टॉक कैसे बनाएगा, किसी चीज का स्टॉक, तुमने फसल पैदा कर ली, इसका बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब कोई बातें 2 साल के लिए भी पर्याप्त है, इसे बफर स्टॉक बोल रहे। खाद्य सुरक्षा, जो फूड है ना तुम्हारे पास है, ये फूड, इसी खाद्य सुरक्षा में चाहिए। जब तो हमारे यहाँ FSSAI बनाई गई, तुम मेरे लिए कुछ भी चीज ले आते हो तो मैं जब भी खाता हूँ पैकेट पर देखकर FSSAI खाद्य सुरक्षा, क्योंकि अगर उसके अंदर जो खराब वाली कंपनी बनाया, पता लग रहा है वहां उस मटेरियल को बनाया गया और जो मटेरियल बनाया गया, फ्रूटी बनाई गई, वो जो फ्रूटी बनाई गई उसके अंदर अगर एक जो सांप का छोटा सा शिशु भी उसके अंदर चला गया, पूरे अंदर जहर फैल जाएगा और वो फ्रूटी मैंने पी ली, तो जो भी फ्रूटी पिएगा वो सब मरते चले जाएंगे। एक दिन के अंदर 25,000 फ्रूटी पैदा हुई होगी उस कंपनी के अंदर, 25,000 लोग मारे जाने से काटने जाएंगे। इसलिए जरूरी होगा FSSAI की मोर हो ना, फ्रूटी के अंदर मटेरियल जब भरते हैं जब उसकी अधिकारी जांच कर लेते हैं, इसलिए मैं ऐसे मटेरियल का यूज करता हूं, इसलिए मैं FSSAI की मोर देखता हूं। वही बात है, और जितना भी तुम खाते हो मटेरियल हो ट्रांसपेरेंट में आ रहे हो, सही बात है। ओ देखो बच्चे आजकल क्या खाते हैं, टावर वगैरह, ये सर्टिफाइड ही नहीं है। सही बात तो ये है ना, ये मार्केट में सामान बिक रहा है ना, अगर उस पर FSSAI की मोहर नहीं है, वो इलीगल तरीके से सामान बेचा जा रहा है। अब एक तरीके से खाद्य सुरक्षा तो पहले लिखा हुआ सिलेबस में, हर चीज तुम्हारा सिलेबस है। सुन लो, उसके बाद खाद्य सुरक्षा हुआ, संबंधित विषय प्रौद्योगिकी मिशन, टेक्नोलॉजी मिशन बनाए चले जा रहे हैं। पशुपालन एवं संबंधित अर्थशास्त्र, पशुपालन को भी ध्यान में रखा, ऐड करा गया सिलेबस में। पशुपालन को जरूर पीछे नहीं छोड़ सकते तुम। पशुपालन, क्योंकि आज भी ना अधिकांश महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन को उनकी व्यवस्था चलती है। उनके जो हस्बैंड है ना दारू वगैरह पी के आते हैं, ड्रिंक वगैरह करते सब, वही बात है, और उनका ना महिलाओं का शोषण करती है। सही बात है, तो अपने घर की अर्थव्यवस्था ना, अपने बच्चे उनका जो लालन पालन पोषण करती है जो महिलाएं, आज भी पशुपालन के द्वारा ही करती है। आज नहीं बात, तो पशुपालन के बारे में पढ़ाया जाएगा ना तो तुम्हें बताया जाएगा कि आज भी ना अधिकांश जो महिलाओं को जो अधिकांश रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है पशुपालन ही है। आज समझिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा, इसे पीछे नहीं छोड़ सकते। आज समझिए, यहाँ बताऊंगा तुम्हें किस तरह रोजगार के अवसर पैदा होंगे पशुपालन में। ठीक, लिखना तो मुझे यार, तुमसे क्या होगा, तुम कभी भी किसी टॉपिक को बोल सकते हो ना, सुनने के बाद, कहीं भी कैसे भी, यहाँ सुनने के बाद, और तुम पढ़ने के बाद ना जो किताबों में पढ़ रहे तुम कभी तुम बोल नहीं सकते। सही, कभी बोल नहीं सकते, सही बात है। पर्सनैलिटी में तभी सुधार होगा इंसान बोल लेगा। पर्सनैलिटी बता दुनिया में कितनी बड़ी चीज हो, एक इंसान बुद्धि में चल जाएगा, एक इंसान ठप होगा चल जाएगा, अब उसके पास पर्सनैलिटी नहीं है ना तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए यूपीएससी पर्सनैलिटी का मतलब पता क्या हो, हाव भाव, बातचीत करने का तरीका, बाहर जाते हैं चलते कैसे, देखते कैसे, लोग तुमसे किस तरह बात करते हैं, कितना तुम हंसते हो, इसे पर्सनैलिटी बोलते हैं। ऐसा नहीं बात, लोग तुम्हारे बारे में कैसी बातें करते हैं, इसे पर्सनैलिटी बोलते हैं। जब ये शादी में जाता हूं ना तो मेरी विशेष तौर पर एक चीज का ध्यान रखा जाए। आज समझ कहते कुछ नहीं, लोग देखते ये तुम्हारा भैया, अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ये पढ़ाते तुम विशेष तौर पर, खाना ऐसे खाते हैं, चम्मच ऐसे पकड़ते चम्मच, ये मजाक बनाते हैं लोग।
क्या समझ में बात है? देखा जाता नहीं देखा जाता, ठीक। तो क्यों सारा खेल किसका? पर्सनैलिटी। आया समझ में? चलो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। हेलो हेलो मैडम, चुप हो जाओ, प्लीज डोंट टॉक। एक नंबर। बहुत अच्छा रहा, चेहरा अच्छा नहीं आ रहा। दिल से देखना, जब घर जाके वीडियो देखेंगे ना, ये इतना स्मार्ट हो जितना पहले था, आज भी इतना स्मार्ट। दिल से देख। और चेहरे में क्या रखा? विचारों स्मार्ट तो होनी चाहिए ना, पर्सनैलिटी। यही तो तुम्हारे साथ मैं ऐसे बात करता हूँ, थोड़ा बाहर मिलोगे सर। धन्यवाद। सुन लो, भारत में नेक्स्ट, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इनका महत्व क्या जानते हैं? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है और इनका महत्व क्या है, उनकी इनका उपयोग कितना जरूरी है। जब भी आज के बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर कोई टॉपिक आना एडिटोरियल में, तो स्ट्रिक्ट हो जाना, क्योंकि आज ना भारत की बहुत बड़ी जरूरत है। एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आगा। तो भाई, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसे कहते हैं? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसे कहते हैं? एक सवाल पूछा। मेरे पास में एक रोड, ध्यान तो सुना अच्छे तरीके से। मेरे पास एक रोड है, ठीक। ये लोहा, इसका उत्पादन हुआ गांव में, मान लो, समझ में आया बात? अब जो लोहा, इसका उत्पादन हुआ गांव में, हमने बेच दी, पता कितने में? गांव में। गांव में कोई चूरन बेचने वाला है? सही मतलब करते तो गांव के बच्चे ऐसे तो करते थे। देखो, मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, भैया उठा बेच दिया। क्या चाहिए? आइसक्रीम ले, वो उठाया। गांव में कितना? इतनी बड़ी रोड लोहे की, ले बेची कितने में? 10 रुपए में। कितने में? ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। बेची कितने? 10 रुपए में। अब वही गांव पैदा हुआ था ना लोहा, वहां खदान थी, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी वगैरह। तो हमने मान लो रोड किया। अब इतनी बड़ी रोड को ना, इतनी बड़ी रोड को लेगा वो शहर में, छटनी करने के बाद वहां लोहे का सामान एक तरफ छाटने, प्लास्टिक का एक तरफ, उसके बाद उसे लेकर चला गया कंपनी में। कंपनी गांव में होगी कि शहर में होगी? कंपनी गांव सिटी में होगी। मैन्युफैक्चरिंग करा उस रोड के ना, उसने 10,000 ब्लेड बनाए। ब्लेड नाखून काटने वाले वगैरह वगैरह बनाए। एक ब्लेड की कीमत कितनी? 2 रुपए मान लो, 10,000 की 2 गुना कर दो, 20,000। जो रोड तुम्हारा 5 या 10 रुपए बेची ना, वो 20,000 की पड़नी। तब तक अमीर कौन हुआ? गांव वाले की शहर वाले? क्यों? क्योंकि उसका उत्पादन ना, उसने उसी चीज को उत्पादित कर हमारे गांव में बेच दिया, हमारे जैसे लोगों की। तो बेवकूफ कौन हुआ? गांव। इसे बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब सुनो ध्यान, इसे अब भूजल, हमने गेहूं पैदा कर दिया, गेहूं पैदा कर दिया, और जो गेहूं पैदा हुआ, ये हमारा 3 बीघा का खेत, हमारे पास 3 बीघा खेत है ना, गरीब आदमी, 3 बीघा खेत, उसके अंदर 8 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ। 10 क्विंटल मान लो मोटे मोटे तौर पर, जब 10 क्विंटल गेहूं आज के, तो उन्होंने वो गेहूं यहाँ तो बेचा नहीं, हमने वो गेहूं ना 2,000 रुपए क्विंटल, पता कहां बेच दिया? मार्केट में जाके बेच दिया, शहर में, हरिद्वार बेच दिया। उन्होंने खरीद लिया 2,000 रुपए क्विंटल। 2,000 की 10 गुना करो, 10 क्विंटल 2,000, 2,20, कितना चला गया? 20,000। 20,000 का हमारा गेहूं चला गया। 20,000 का गेहूं चला गया ना, उसने क्या करा? उसका आटा बनाया गेहूं का, शहर वालों ने, जो कंपनी ने खरीदा था, आटा बनाया। अब गेहूं महंगा हो कि आटा महंगा हो? क्योंकि किसी मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अब आटा उसने बेचा ना, वही गेहूं आटा जब पीस कर 40,000 में किसी और को बेच दिया। पता किसे बेच दिया? जो बिस्किट की कंपनी बनाती है, जो बिस्किट की कंपनी बनाती है, जो कंपनी बिस्किट बनाती है, उसे बेच दिया। तो कौन सी बिस्किट? पार्ले जी बिस्किट। पार्ले जी बिस्किट।
और जो पार्ले जी बिस्किट में इतने से आटे में 4 बिस्किट के पैकेट यूज हो जाए, 4 बिस्किट के पैकेट दूसरा मटेरियल डाल ले जाए, 4 बिस्किट के पैकेट, तो इतना सा आटा ना मात्र 2 रुपए की कीमत होगी उसकी। कितने की? 2 रुपए। तो वही जो बिस्किट तो जो हमने 10 क्विंटल गेहूं का पैदा करा था, वही जो वहां आटा पीसकर उस कंपनी ने मैदा बनाया, उसका बिस्कुट बनाया, उसकी जो बिस्किट थे ना पूरे शहर को बतेरे, अब जो बिस्किट के रूप में उसका वितरण होना आटे का, तो पता वो गाँव में तो खपत होगी उसकी, जनसंख्या तो गाँव में, शहर वाला कौन सा पार्ले जी खागा? गाँव वालों को आदत हो हमारे पास तो गया था, हमारे पास ही पैसा, ज्यादा पैसा किसके पास चला गया? शहर वालों के पास। इसलिए शहरी लोग अमीर हो। उसके बाद ये बिस्किट बनकर गांव में आया, तो गांव में पता बिस्किट कितने बेचा उस कंपनी ने पता कितने का? 1 लाख रुपए का बिस्किट, उसी गेहूं का। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। उससे ज्यादा ही टर्नओवर होगा एक। अब बताओ, मात्र हमने 20,000 रुपए का, अब बताओ 80,000 रुपए का बेनिफिट गांव वालों को हुआ कि शहर वालों को? तो ये 80,000 रुपए किसकी जेब में चले गए? अगर ऐसा ना होता, आटा पीसने वाली चक्की मेरे गांव में होनी चाहिए थी, बिल्कुल खेत की बराबर में, और बिस्किट बनाने वाली पांजली की कंपनी मेरे गांव की बराबर में होती, मेरे गांव के लोग उसमें काम करने जाते, रोजगार मिलता आज समझ में बहुत से लोगों को, और वो जो सारा का सारा पैसा ना गांव के पास ही रहता और गांव अमीर बन जाता। इसे बोलते खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने के लिए सरकार वो फूड मेगा पार्क भी यूज कर रही है, ऐसे पार्क बना रही है। सरकार कहती है तुम ना कहां जा रहे, तुम क्यों लेके जा रहे इस मटेरियल को? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित करो अपने गांव में, शहर के पास ही, उन्हें बढ़ावा दो। ये सारा पैसा जो वहां जा रहा है ना तुम्हारे गांव में जा रहा है, ये खाद्य प्रसंस्करण। पता लग गया कि भारत के लोग, गांव के लोग गरीब क्यों हो जाए, सही बात है, और शहर के लोग अमीर क्यों हो जाए? ठीक, क्योंकि गांव के लोग बहुत गरीब होते हैं, उन्हें 20,000 उनके लिए बहुत हो समय के लिहाज, ठीक। और शहर वाले ना इसकी इनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करके ना विनिर्माण उद्योग में मैन्युफैक्चरिंग करके हमें बेच देते हैं, और सारा पैसा उनकी जेब में चला जाता है। तो कुछ ऐसा किया जाना चाहिए, इसलिए सरकार ने कहा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आज के बाद जब भी इसके बारे में पढ़ा रहा हूं ना तो विशेष तौर पर बोल देना, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ एडिटोरियल में है ना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, आज बजे तो स्ट्रिक हो जाना। ऐसे संबंधित कोई योजना भी आई ना रट लेना, गुरु जी भाई जी सरकार ने ना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मेगा फूड पार्क का निर्माण किया गया था 2017-18 में। अच्छा, मैंने कहा समझ गए ना तुम? हाँ समझ गए, दिमाग में घुसी बात, पता लग गया। अब पता लगे वीडियो कितने काम की, पता लग गया, इसलिए रिकॉर्ड करा। डाटा कभी लिख नहीं सकते तुम, कभी दिमाग में नहीं रख सकते। महत्व पता लगने का, कितना महत्व लिखा, महत्व लिखा खाद्य प्रसंस्करण महत्व, इनका स्थान कहां होना चाहिए, ऊपर और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला कैसी होनी चाहिए, मतलब जो खाना है ना, सही बात यार, ठीक। पता लग गया कि जो खाना ना तुम, मतलब बिस्किट तुम सारे के सारे गांव वाले खा रहे, आटा तुम खुद ही उपयोग कर रहे, शहर भूखा मरेगा। उनके बारे में सोचना होगा, जो तुम्हारे चीज पास अधिक मात्रा में ना उन्हें निर्यात कर दिया जाए। ऐसा नहीं ये ले बचा कुछ समझ बात है, यहाँ उल्टा हो रहा नहीं हो रहा, ठीक। ये चेन चल रही ना तक किया, जो कृषि की सतत श्रृंखला चल रही है, इसे रिवर्स करना होगा हमें। एक लाइन मिलेगी नहीं मिलेगी, मिल जाना ये तो आईपी हो क्या आईपी के हम जी नहीं पाए, जान लेगी तेरी मेरी दूरियां। भारत में भूमि सुधार। अब सुन, कठिनाई कहां, एक तो भारत में कृषि का आकार बहुत छोटा होता चला जा रहा है, सही बात। मेरे बाप के पास 3 बीघे टुकड़ा था, हम 5 भाई, कितने 5 भाई, 3 बीघे को 5 भागों में बांटना, कितनी कौन सी कृषि कर लेंगे आज वाले, फिर उनके भी बच्चे पैदा हो गए, तो कृषि का आकार छोटा जगह नहीं जा रहा, जनसंख्या का बोझ बढ़ने के कारण कृषि का आकार छोटा होता चला जा रहा, ये भी बहुत बड़ी समस्या आज हम। तो क्यों ना हम लैंड रिफॉर्म करने हो, और ये भी तुम्हें जानकर हैरानी होगी, भारत में ना
10% लोगों के पास है ना इतनी कर्जी जितनी 90% लोगों के पास है। आया समझ में? ठीक, ये भी करते हैं। तो कुछ सरकार को ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। तो जब भी देश के अंदर ना भूमि सुधार हुए होंगे या होंगे, ये सब तुम्हारे काम के तुम्हारे संबंधित है। चैप्टर दिया है, पॉलिटी में भी चैप्टर ही भूमि सुधार कानून। आज तो भूमि सुधार जो कानून है तुम्हारे सिलेबस में इकोनॉमिक्स के कब कब कौन कौन से हुए, रेतवाड़ी व्यवस्था क्या हो, महलवाड़ी व्यवस्था क्या हो और स्थायी बंदोबस्त क्या हो, इससे भूमि सुधार कानून है जो रिजल्ट टाइम को हुआ करते थे और उसके बाद सब जुड़ते चले जाएंगे। आया समझ में? IAS है, क्या कहते हैं सर? ए बनना इतना आसान नहीं है, इसे सुनना और बैठना। जिस दिन तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म होगा ना इसमें, इस दिन तुम दूर जा रहे और बहुत ध्यान लगा समझ रहे ना, तो तुम मजा आ रहा चलो समझने में कि और समझा, दो टॉपिक और समझाओ, इसका मतलब तुम इसके लायक बने। अगर तुम यहाँ बैठ कर बोर हो रहे हो ना, सोचो तुम घर जल्दी जाना चाहिए, इसका मतलब तुम इसके लायक नहीं है और तुम कभी भी इसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं कर सकते। क्या कभी याद रखना बात विशेष तौर पर। ठीक, ये कंटेंट किसी काम का नहीं है कि ये पढ़ लिया, एडिटोरियल आया, उठाया, चिपका दिया, वो तो बहुत बाद का विषय। ओह, वो तो 4 महीने बाद आएगा काम। जैसे पढ़ोगे तो आंखें खुल जाएगी तुम्हारी, पढ़ोगे अब पता लग जाएगा भारत की समस्या समझ मांगे तुम बनने, तुम IAS जा रहे, भारत की समस्या तुम्हें पता नहीं, कहीं का IAS बनोगे। अब बन भी गए तो ऐसा IAS का क्या फायदा? ठीक, प्रॉब्लम पहले प्रॉब्लम को ना इंडिकेट करना, संकेतित करना उसे, फिर सिलेक्ट करना उसे, फिर उसका सॉल्यूशन करना, ये काम है IAS वाले का। ठीक, अगर तुम मेरी बात समझ में आ रही है ना तुम, तो प्लीज नेवर गिव अप इन द UPSC एग्जाम। कभी गिव अप मत करना इस एग्जाम से, चाहे मैं साथ छोड़ दूं। मेरा मानना कि तुम आगे ले जाने के लिए ना, मेरा बार बार तुम्हें मोटिवेट करते रहना बहुत जरूरी काम है। इसे जब भी लगा ना कि तुम्हारा हो लिया, तुम्हें आ जाओ तुरंत बीच में आ जाओ। उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अच्छा, उदारीकरण भी आ गया, LPG मॉडल आया। अच्छा, वही आएगा वैश्वीकरण वैश्वीकरण वैश्वीकरण, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव। औद्योगिक विकास क्या होगा? इतना बताओ, समझ में नहीं है? देखो ध्यान से, और क्या लिखा हुआ? औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन। अब औद्योगिक नीति में परिवर्तन कैसे हो? 2018 में हमारी औद्योगिक नीति आई, 1956 में हमारी औद्योगिक नीति आई। देश के अंदर कंपनियां कैसे लगाई जानी चाहिए, और कितनी बड़ी चीज हुई कंपनी। सेकेंडरी सेक्टर अगर बूम करेगा ना, देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। आज हमारे यहाँ रोजगार की कमी क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ कंपनी तो लोग पाई, वो औद्योगिकरण नहीं हो पाया। लोग यहाँ सिटी में क्यों काम कर रहे हैं? यहाँ का औद्योगिकरण हुआ, यहाँ के लोग कभी खले नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ का औद्योगिकरण हो चुका। और जिस क्षेत्र का औद्योगिकरण हो जाएगा ना, वहां का लोग कभी रोजगार भी नहीं सकता। इसलिए लोग ना यूपी छोड़कर हमारे यहाँ का काम कर रहे। फॉर एग्जाम्पल लोकल में यही कहीं घूम लो, बिहार तो छोड़ देना लोग, मेरे दोस्त वहां का काम कर रहे यूपी उत्तराखंड में। क्यों? इस क्षेत्र का औद्योगिकरण हुआ। अगर औद्योगिकरण होगा ना, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता। तो औद्योगिकरण कब होगा? जब सरकार चाहेगी। और सरकार क्या करेगी? सरकार नीति बनाएगी, और नीति ना सही बनाई गई, गलत बनाई गई, क्या सही किया जाना चाहिए था, क्या गलत था, वो तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा सिलेबस है। आया समझ में? इतना ही नहीं, बुनियादी ढांचा भी पढ़ना। बुनियादी ढांचा पता करता क्या हो? बुनियादी ढांचा जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आगा? ऊर्जा से संबंधित ऊर्जा आगा, बंदरगाह आगा, सड़क, विमानपत्तनम, रेलवे आदि सब चीजें आ जाएंगी। आया समझ में? ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अर्थव्यवस्था का ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक लाइन कही जा मेरी भाषा में खुद की। सही बात क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द की ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका मतलब हो कि भारत की ना अगर अर्थव्यवस्था की चाबी जिसे कहा जा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही, उसके बिना कुछ भी नहीं है। उदाहरण देता हूँ, एक समझाता हूँ। आज ना जो मैं 2014 में रुड़की जाता था, तो रुड़की में ना मुझे जाने के लिए यहाँ से 1 घंटे का समय लगता था पूरा। जो कारण पता क्या था? रास्ते में सड़क इतनी खराब थी, और वहां तक पहुंचता बाद में, तो फिर मैं वहां पढ़ाता था। तो जो पढ़ाने की कोशिश भी करता था ना, 1-2 लेक्चर लेता था, तो पेट में दर्द हो जाया करता था। आज समझ में, उसके बाद थकावट इतनी, फिर उधर से आता था, ठीक 1 घंटा आने में लग जाता।
और आज ना मुझे यहाँ तक रुक ही जाने में केवल 13 मिनट का समय लग रहा, 13 मिनट कहां से लगता, कितना समय बचाया। कारण पता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा, आधारभूत संरचना से बोल दो, अर्थव्यवस्था की। फिर निवेश मॉडल, अब इतने काम, तुम अच्छी अच्छी सड़कें जाते हो, अच्छे अच्छे रोड जाते हो तुम, तो कोई पैसा भी तो लगाने वाला होना चाहिए इसमें। तो इन्वेस्टमेंट मॉडल हमारा कैसा हो? क्या बाहर का कोई मेरा दोस्त जोन अच्छा हो ना, आगा वो बहुत अमीर व्यक्ति और भारत के अंदर आगा, क्यों कहेगा ये जो सड़क है ना, या तुम मुझे दे दो, इसका जिम्मेदारी मेरी, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। और इसका जो टैक्स वसूल जाएगा, टोल टैक्स जो पैसे मिलेगा वो मेरा बाद में, ऐसे समझ में बात है। तो ये पैसा लेकर आते हैं, क्योंकि भारत सरकार के पास तो पैसे की कमी, सही बात है। तो निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तभी तो इन्वेस्ट मॉडल अच्छा होगा। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, बताओ, तुम्हारे हाथ पैर टूट जाए, होना नहीं चाहिए ऐसा, मान लो टूट जाए, सही बात, हाथ पैर टूट जाए, सरकारी अस्पताल में जाओगे प्राइवेट अस्पताल में, क्योंकि तुम्हें पता प्राइवेट में सुविधा मिलेगी, ऐसा नहीं। अब प्राइवेट का मतलब क्या हो? निजीकरण, ऐसा नहीं बात। तो अगर तुम्हें सुविधा चाहिए ना, सुविधा चाहिए तुम्हें, अगर सुविधा चाहिए तुम्हें, तो इसका मतलब तुम्हें पता कहां जाना होगा? इसका मतलब तुम्हें प्राइवेट में जाना होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं? प्राइवेट का विरोध करते हैं। देश में हर चीजें प्राइवेट होती चली जा रही है ना, ऐसे वजह लोगों को सरकारी चीजें तो बहुत लगाव हो। और सरकारी का मतलब सब बता, लोग क्या समझते हैं? मुफ्त। क्या समझते हैं? किसी की नौकरी लग गई ना गवर्नमेंट, मुफ्त हो, अब तो नहीं आनी, कोई टेंशन नहीं है। और ये ना, अब इसकी तो नौकरी लगी गई, अपने छोटे भाई को भी लगाई लेगी, और तब चाचा को तो पक्का लगने वाला, ऐसे समझना, मुफ्त, ऐसे समझना। तो एक तरफ तो दिमाग में सरकारी नौकरी, दूसरी तरफ आया मुफ्त, एक तरफ आया आईएएस और दूसरी तरफ आया पैसा ही पैसा, मौज ही मौज, ऐसे समझ में। इसीलिए कभी आईएएस नहीं करता, ऐसे समझ में। एक तरफ तो दिमाग में आ रहा है पैसा ही पैसा, दूसरी तरफ कह रहा है मौज ही मौज। और जो एक तरफ सोच रहा है ना पैसा पैसा, एक तरफ दिमाग में आईएएस और दूसरी तरफ आ रहा है विकास ही विकास, और सुधार करना और रिफॉर्म करना और गरीब जनता के लिए काम करना। मेरे सामने 2 लोगों की मृत्यु हुई जो स्टंटिंग का शिकार थे, कुपोषण का, और आजकल भी समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसा समझ में। और ये आसपास ही, मेरे पास ही, आसपास ही दोस्त। तो मुझे समझ में आया कि मुझे कुपोषण कितनी बड़ी समस्या हमारे देश के अंदर, स्टंटिंग, गाठापन, छोटापन, पोलियो वगैरह, ये सब कितनी बड़ी समस्या हो, और ये तो हम किताबों में पढ़ रहे हैं, और ये तो हमारे आसपास है। आ जाओ, दुनिया देखा, इंग्लिश मॉडल समझ में आया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आया, यहां तक हमारा इकोनॉमिक्स का मेंस का सिलेबस है। किसका? मेंस का। ठीक, कोई प्रॉब्लम? अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ने वाले अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र क्या हो, उसके बाद अर्थव्यवस्था क्या हो। एक तो अर्थशास्त्र, एक हो इकोनॉमी और एक हो इकोनॉमिक्स। दोनों इकोनॉमिक्स क्या हो, आया समझ में। फिर इकोनॉमी क्या हो, फिर और इकोनॉमी कितने प्रकार की हो, समझ में आ बात है? ठीक, दोनों समझने वाले अच्छी तरह। ठीक, धन्यवाद। अभी समझने वाले, छुट्टी नहीं होगी, रुक जाओ, ब्रेक देना ना, थोड़ा ब्रेक दे।